हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस लेक्चर में आज ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल डिस्टेंस ऑफ ए सेल को पढ़ेंगे। हम लोगों ने जब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया है, इसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी अभी तक पढ़ा है उन सब में हमने एक बात बार बार कही है कि जो बैटरी है या जो सेल है वो कॉन्टिन्यूस चार्ज सप्लाई करता है, उसका पोटेंशियल ड्रॉप कभी कम नहीं होता है। जितना चार्ज वो लेता है उतना चार्ज वापस देता है, जितना करंट बाहर आता है उतना करंट वापस जाता है। ये सब क्यों होता है, हम लोग इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल सेल। यहाँ पर हम लोग एक सिंपल केमिकल सेल के थ्रू डिस्कशन करेंगे, बट आपको जो बात समझनी है, ऑल्दो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ केमिकल सेल, बट जो हमारी डिस्कशन है इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। यहाँ कहीं पे भी हम कोई सोर्स लगाते हैं, टेक्निकल वर्ड है सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाते हैं, जो कि हमारे सर्किट को कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी में जो हमारी एग्जांपल्स हो सकती हैं वो है सोलर सेल, केमिकल सेल तो है ही है, केमिकल बैटरी। उसके बाद आप लोग एग्जांपल ले सकते हो थर्मोकपल अभी आपको फ़िलहाल अभी याद रखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा सिलेबस में है नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, जितने भी डैम्स हैं उन सब में इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स ही होते हैं। तो ये सब हमारे पास एक्ट करते हैं एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ चार्ज, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहती है। एंड उसके बेस के ऊपर हम लोग इन तीन टर्म्स को, जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक है, उनको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आई एम स्टार्टिंग विद अ केमिकल सेल, जिसमें मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जिंक एंड कॉपर के दो इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ पर जो टर्मिनल्स बने हुए हैं ये है वायर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इमर्स किया गया है इन अ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह से क्या केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसा क्या केमिकल लोचा होता है इस सेल के अंदर कि यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। वी विल स्टार्ट विद H2SO4. H2SO4 will dissociate into H positive ions and sulfate ions as mentioned here। और मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, इसके बाद ये है मेरे पास से इक्वेशन नंबर 1। ये आपको पता ही है कि वाटर में थोड़ा सा H2SO4 मिक्स किया हुआ है, जैसे वाटर में मिक्स करेंगे ये डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा। केमिस्ट्री में ये बड़ी कॉमन सी रिएक्शन होती है। इसके बाद जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख के जिंक आयन को लिक्विड में यानी कि सॉल्यूशन में भेजना शुरू कर देता है। मीन्स होता क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है और इस इलेक्ट्रोड से जो जिंक आयंस हैं वो सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देते हैं। व्हाट हैपन्स, जिंक आयंस सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट जिंक आयंस हैं जो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास हैं, ठीक है, जिसमें वो जिंक आयंस वहाँ पर आसपास प्रेजेंट हाइड्रोजन आयंस को पुश करना, धक्का मारना शुरू कर देते हैं। मीन्स व्हाट हैपन्स, जो जिंक पॉजिटिव आयंस हैं दे स्टार्ट्स रिपेलिंग H पॉजिटिव आयंस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयंस फर्दर मूव करना, आगे को मूव करना शुरू कर देते हैं, किस तरफ, टूवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड। अब ये जो जिंक आयंस हैं सॉल्यूशन में प्रेजेंट इन सल्फेट आयंस के साथ कंबाइन करके जिंक सल्फेट बनाना शुरू कर देते हैं। ये जिंक आयंस सल्फेट आयंस के साथ कंबाइन करके जिंक सल्फेट बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब अभी तक ओवरऑल क्या हुआ कि सॉल्यूशन में जो H2SO4 था उसकी कंसंट्रेशन में सल्फेट आयंस तो कम हो रहे हैं,
ठीक है, या H2SO4 की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी, बट जो जिंक सल्फेट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। ये मैंने एग्जांपल ली है एक जिंक आयन, ये तो नहीं है एक जिंक आयन ही सॉल्यूशन में एंटर करेगा। देयर विल बी अ ह्यूज नंबर ऑफ जिंक आयंस दैट विल गो इनटू सॉल्यूशन एंड उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जिंक सल्फेट लगातार बनता चला जाएगा। इज दैट ओके? अब आगे देखिए इसके बाद क्या होता है। जब ये H पॉजिटिव आयंस कॉपर इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं तो कॉपर इलेक्ट्रोड इनको नेगेटिव चार्ज देके न्यूट्रलाइज कर देता है। मीन्स व्हाट हैपन्स, कॉपर अपना नेगेटिव चार्ज इनको दे देता है। मीन्स कॉपर ब्रेकअप्स या अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन आयंस जो कि जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ से आ रहे हैं ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन जिंक आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस, ये हाइड्रोजन आयंस और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बनाना शुरू कर देते हैं। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड के पास अकम्युलेट भी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर अकम्युलेट होना शुरू हो जाती है। सिस्टम में या सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ना भी शुरू हो जाती है, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। एट द सेम टाइम जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट भी लगातार इंक्रीज कर रही है। नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, लगातार जिंक आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं और लगातार हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। मतलब जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर लगातार नेगेटिव चार्ज पाइल अप हो रहा है और कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर लगातार पॉजिटिव चार्ज पाइल अप हो रहा है। इससे क्या होगा, जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब इस नेगेटिव चार्ज ने इन आगे वाले नेक्स्ट जिंक आयंस को सॉल्यूशन में जाने से रोकना है। इस नेगेटिव चार्ज ने इन जिंक आयंस की फर्दर मूवमेंट को अपोज करना है। इसकी टेंडेंसी होगी कि अब ये जिंक फर्दर सॉल्यूशन में मिक्स ना हो। ओके, मतलब देयर इज some electrostatic force of attraction, because of that further movement of zinc ions into solution will be opposed. At the same time if you look on this side also, यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन देता था तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ती थी। अब ये अगर लगातार इलेक्ट्रॉन देता जाएगा तो इसके ऊपर लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ चुका है कि ये फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने से अपोज कर रहा है। ठीक है, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन को डोनेट करने में ये परहेज कर रहा है। मतलब ये है कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाएंगे। मीन्स दे विल बी वन स्टेज एट विच इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड, विच मीन्स देयर विल बी नो फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस। मीन्स जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक आयन सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, and chemical reaction will stop and we will get a chemical equilibrium. Is it okay? अब उस दौरान जब तक ये केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होता है उस दौरान जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज अकम्युलेट हो चुका है, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ नेगेटिव पोटेंशियल सेटअप हो चुका है। सिमिलरली कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज अकम्युलेट हो चुका है, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल पॉजिटिव में हो जाएगा। जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसका पोटेंशियल नेगेटिव, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उसका पोटेंशियल पॉजिटिव। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स of this chemical cell.
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखा जाएगा, V2 माइनस V1, यानी कि V1 प्लस V2। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली कॉल्ड EMF। It is called EMF. EMF is electromotive force। ये एक्चुअल में कोई भी फोर्स नहीं होती, ये नाम इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको याद यही रखना है, बट ये भी क्लियर करना है कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। EMF क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल, जब हम सेल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब सेल केमिकल इक्विलिब्रियम में सेटअप हो चुका है, देयर इज नो फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस विद इन दिस केमिकल प्रेजेंट इन द सेल। इस केमिकल के अंदर कोई चार्जेस मूव नहीं कर रहे, तब जो इन दो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF ऑफ द सेल। हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं, EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन हो गई, EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। When no current is drawn from the cell। देखो इस समय कोई करंट हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बाहर से कोई सर्किट जोड़ा नहीं हुआ, हम कह सकते हैं सेल इज इन ओपन सर्किट, कोई कनेक्शन जोड़ा नहीं हुआ, तो इस समय इन दो इलेक्ट्रोड्स के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल। इज इट ओके? अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि जब हम लोग बाहर से सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, तब ऐसा क्या होता है कि सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, और करंट फ्लो करने के बावजूद भी इस सेल के अक्रॉस EMF की वैल्यू, या EMF ना सही, ये कहो कि इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट बना रहता है। चलिए हम लोग इस बात को देखते हैं। हमने क्या किया, हमने लिया एक सेल, मैं डायग्राम थोड़ी छोटी बना रहा हूँ ताकि मैं ऊपर की तरफ आपके साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिटेल में डिस्कस कर सकूँ। तो ये मैंने लिया दो इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पर जिंक है, जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमारे पास इधर है कॉपर, कॉपर के ऊपर है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास केमिकल है, केमिकल की डिटेल्स में अब हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, वी कनेक्टेड अ रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये दूसरा टर्मिनल यहाँ पर जोड़ दिया लाइक दिस, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने ये रेजिस्टेंस कनेक्ट की, वैसे ही इस जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की लॉटरी लग गई। मीन्स इलेक्ट्रॉन को एक सुनहरा मौका मिला कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक इस रेजिस्टेंस में से होते हुए दूसरे कॉपर इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव चार्जेस के साथ कंबाइन कर सकते हैं। देखो बेटा, आपको यूं समझना है कि मान लो मेरे पास दो बॉडीज हैं A एंड B। ए बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूर दूर पड़ी हैं, ठीक है, बट जैसे ही मैं इनको किसी वायर से कनेक्ट करता हूँ, वैसे ही धड़ाधड़ नेगेटिव चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। यही होगा, यह चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो नहीं हो जाता, यानी कि ए एंड बी दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। चार्ज पहले क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि ए का पोटेंशियल नेगेटिव है, बी का पोटेंशियल पॉजिटिव है, देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज विल फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो चार्ज विल फ्लो, और चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, पहले अलग अलग पड़े हुए थे, कुछ ये सिचुएशन थी ए एंड बी बॉडी,
अब हमने इनको कनेक्ट कर दिया, इनकी लग गई लॉटरी, ये यहाँ से फ्लो करना शुरू करेंगे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, ये मैं इलेक्ट्रॉन के लिए एरो बना रहा हूँ, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचता है और कॉपर में कंबाइन करता है तो जिंक पर नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिंक का पोटेंशियल कम हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से कंबाइन हुआ तो कॉपर का भी पोटेंशियल कम हो गया, जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि जो पहले केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश था वो अब डिस्टर्ब हो गया। क्यों? पहले कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की हैं कि जिंक आयंस सॉल्यूशन में नहीं जा पा रहे क्योंकि नेगेटिव चार्ज इनको खींच रहा है। अब नेगेटिव चार्ज आगे से कम हो गया तो जिंक आयन सॉल्यूशन में जा पाएंगे, यानी कि अंदर से फिर केमिकल लोचा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अंदर फिर केमिकल आगे पीछे क्रॉस मूव करना शुरू कर देंगे, जिंक मूव करना शुरू कर देगा। सॉल्यूशन के अंदर जिंक रिपेल करेगा हाइड्रोजन आयंस को, हाइड्रोजन आयंस मूव करना शुरू कर देंगे कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, कॉपर इलेक्ट्रोड फिर अपने इलेक्ट्रॉन दे के हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तुरंत वैसे ही हो जाएगा जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू हुआ। और ये क्यों फ्लो कर रहा है? इस केमिकल रिएक्शन की टेंडेंसी क्या है? इस केमिकल की रिएक्शन की टेंडेंसी है टू एस्टेब्लिश केमिकल इक्विलिब्रियम, ये वापस केमिकल इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है और इसके लिए फिर चार्जेस की मूवमेंट ये कंटिन्यू करता रहेगा। अब जो आपको समझना है, जो सेल की ग्रेस होती है वो क्या है कि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के साथ इकट्ठा होता है। दिस इज ए डिफरेंट पार्ट। देखो जिंक के ऊपर क्या चार्ज था? नेगेटिव। ठीक है, अगर जिंक आयन सॉल्यूशन में जाता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और बढ़ता चला जाता है, जिंक आयन सॉल्यूशन में जा रहा है। ठीक है, और साथ के साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अकमुलेट होता चला जा रहा है। दिस इज अ ग्रेस। ठीक है, यही वो पार्ट है जो इसको सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट की तरह, ईएमएफ की तरह बिहेव करवाता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर लगातार जिंक के मोशन की वजह से नेगेटिव चार्ज अकमुलेट होता चला जा रहा है। मींस नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा करने का काम यहाँ पर हो रहा है और दूसरी तरफ ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज को अकमुलेट करने का काम हो रहा है। वापिस आते हैं, जब यहाँ पर चार्जेस मूव किए, चार्जेस की मूवमेंट में अब मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन बनाऊंगा, यानी कि करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन बनाऊंगा। सॉरी, एरो उलट डल गए। करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और इसके अंदर केमिकल्स ने मूव करना शुरू कर देना है। अब जब केमिकल्स मूव करेंगे तो बेसिकली आयंस मूव कर रहे हैं। कौन कौन से आयंस? जिंक आयन, हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयंस मूव कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन गैस भी अकमुलेट हो रही है। ये हाइड्रोजन गैस कॉपर इलेक्ट्रोड के आसपास एक लेयर बना देती है और ये लेयर फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस को रोकती है, यानी कि यहाँ पर इन चार्जेस की मूवमेंट में अपोजिशन भी होगी, क्योंकि जिंक आयन को सॉल्यूशन में निकलना है, हाइड्रोजन आयंस को भी सॉल्यूशन को पार करके आगे जाना है। अब हाइड्रोजन आयन के लिए रेड कारपेट तो बिछा नहीं हुआ, जा बेटा निकल जा, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस के लिए बहुत सारे यहाँ पर जिंक आयन, सल्फेट आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस भी प्रेजेंट है। तो इस हाइड्रोजन आयन को, जिसको कॉपर इलेक्ट्रोड तक पहुंचना है, इन सबसे टकरो के धक्के मुक्के खा के ही पहुंचना पड़ेगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन विल एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस। ओके, और इस रेजिस्टेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि सेल की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? वो रेजिस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन कब होगा? जब सेल यूज हो रहा है, यानी कि सेल यूज होने के दौरान कोई सेल एग्जिस्ट करता है, कोई सेल शो करता है। सेल क्यों शो कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस? क्योंकि केमिकल्स मूव करेंगे, केमिकल्स मूव करेंगे तो केमिकल आसानी से मूव नहीं करेंगे, वो कुछ फोर्स, कुछ अपोजिशन महसूस करेंगे, कुछ कोलिजन्स होंगी, उन कोलिजन्स की वजह से कुछ रेजिस्टेंस, कुछ रुकावट महसूस करेंगे, जिसकी वजह से इस सेल की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। इंटरनल का मतलब
सेल की अपनी अंदर की रेजिस्टेंस, अंदर की मतलब केमिकल्स के मूवमेंट की वजह से लगने वाली रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस यहाँ पर होगी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इस बात को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अगर मैं यूँ कहूँ तो करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये जो अभी एरोज बना रहा हूँ ये सिर्फ समझने के लिए है, सेल के अंदर के कंसेप्ट को समझने के लिए है। तो यहाँ पर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तभी हमारे पास जो सर्किट है वो कंप्लीट हो पाएगा। इज दैट ओके? यहाँ पर ये जो एरो है ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस के लिए हो जाएगा। अब यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करके यहाँ तक जो भी रेजिस्टेंस महसूस हो रही है टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यह कि रेजिस्टेंस पोजेस्ड बाय द केमिकल एंड इलेक्ट्रोड्स टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बट ये इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी कब, ये अपना रोल प्ले करेगी कब? ये अपना रोल सिर्फ और सिर्फ तभी प्ले कर सकती है जब सेल यूज़ में हो। क्योंकि जैसे ही हम सेल को यूज़ करना बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, वैसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, वैसे ही फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस भी बंद हो जाएगी, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहेगा। इज दैट ओके? ओके, अब हमें ये समझ में आ गया कि देयर इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एट द सेम टाइम अब अगर सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है तो मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस हो गई, एक जो मैंने बाहर से लगाई थी, जो बाहर से लगाई गई हमारी खुद की रेजिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो सेल के अंदर वाली रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। गेटिंग माई पॉइंट? ये कि कुल मिला के सर्किट में दो रेजिस्टेंसेस हो गई। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में ही दिखाई देंगी। यानी कि अगर मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखूं, ये मेरे पास बन जाएगी R प्लस R, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है। और सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है? सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I, और I इंटू R क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। यानी कि अब सेल के EMF की वैल्यू I इंटू R नहीं है, ठीक है, ये रिजल्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं होगी, आपको एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर? तो EMF के फॉर्मूले में I इंटू R प्लस R आएगा। तो अब हमारी बारी आती है अगली टर्म समझने की, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेटा, जब हम सेल को यूज कर रहे हैं तो सेल के पास जो एक्चुअल EMF थी वो हमें नहीं मिलती। ये है हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहाँ पर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस के पास भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, E माइनस आई आर इज इक्वल टू I इंटू आर। लुक एट दिस पार्ट, ठीक है, ये क्या है? टोटल EMF माइनस वो पोटेंशियल ड्रॉप जो इंटरनल रेजिस्टेंस के पास आ गया। ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कुछ ऐसे है कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको हम किसी भी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको कम किया जा सकता है बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। ये सिस्टम का, प्रोसेस का हिस्सा ही है। समथिंग लाइक दैट कि आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस चलाने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ खर्चे, रनिंग कॉस्ट भी तो रहेगी, कुछ खर्चे तो लगातार आपके होते रहेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि आप लगातार कमाई करते रहो, ठीक है, अर्न करते रहो और कुछ खर्चा करो ही ना, ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, आप उन खर्चों को कम तो कर सकते हो बट आप उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद इंटरनल रेजिस्टेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आया, इसी को ही हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन सेल इज इन यूज। आई रिपीट, वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन सेल इज इन यूज इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। रिपीट करते हैं, ईएमएफ क्या थी? ईएमएफ थी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन सेल इज नॉट इन यूज। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन सेल इज इन यूज इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो डेफिनेशंस हैं। जो पहली डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन सेल इज इन यूज। सेकंड डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। V, terminal potential difference. You can write down potential difference across two terminals of the cell when cell is in use। ठीक है। सेकेंड आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस external resistance, that is also called terminal potential difference। दोनों definitions perfect है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि सेल किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर पाता है। ऑल्दो मैंने सारी बात कहानियों के फॉर्म में आपको पहले ही सुना दी है। ये था मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये कॉपर था। देखो सीधी सी बात है कि जब हम दो नॉर्मल बॉडीज़ लेते हैं, नॉर्मल बॉडीज़ में एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनको जोड़ते हैं तो ये थोड़ी ही देर में विद इन मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, ये क्या हो जाएंगी, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस बंद हो जाएगी। बट यहाँ पर केमिकल प्रेजेंट है, उस केमिकल की वजह से अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करवा देते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ जिंक आयंस, या आप बेटर है कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि अगर यहाँ पर इस बॉडी में देखूँ एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो वैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और इधर गया हमने एक और इलेक्ट्रॉन रख दिया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आगे गया हमने एक और इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब नेचुरली है कि ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, यानी कि ये रिएक्शन, ये प्रोसेस, ये मूवमेंट ऑफ चार्जेस लगातार चलती रहेगी। यहाँ पर रिएक्शन चलता रहेगा, यहाँ पर आप समझ सकते हो मूवमेंट ऑफ चार्जेस। यहाँ पर ओवरव्यू में देखो तो अंदर की तरफ केमिकल मूव करता रहेगा और बाहर की तरफ चार्जेस लगातार मूव करते रहेंगे। ठीक है, मीन्स ये जो सेल है ये कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ चार्जेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये कभी भी इक्वल पोटेंशियल पे आने ही नहीं देता। हाँ, वो बात अलग है कि धीरे धीरे केमिकल की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, फिर क्या होगा, फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस उतनी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और धीरे 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 सेल डाई आउट कर जाएगा। जब उसकी पूरी की पूरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस विल स्टॉप एंड सेल काम करना बंद कर देगा। आप इस सेल को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये है हमारे पास, जो मैं पाइप्स बना रहा हूँ, ये है हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट, बाहर वाला हिस्सा एक्सटर्नल सर्किट, और यहाँ भी हमारे पास लगा हुआ है सेल। ठीक है, आप क्या करते हो, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, सेल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खुद ही अपने आप हाई पोटेंशियल से, ये है हाई पोटेंशियल, अपने आप ही ये सेल से मूव कर, सॉरी इस पाइप से मूव करके इलेक्ट्रॉन अपने आप ही, अगर मुझे सॉरी इसको इलेक्ट्रॉन ना कहो, इसको पॉजिटिव चार्ज कहो, नहीं तो मुझे पोटेंशियल उल्टे करने पड़ेंगे, हाई पोटेंशियल से घूम के अपने आप ही लो पोटेंशियल पे आ जाता है। फिर ये सेल में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है
वो क्या करता है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठाता है। यूँ समझो ये बंदा बेंड हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स को उठाया, ठीक है, और वापस इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी पॉजिटिव चार्ज ही कहना चाहिए, उठा के वापस रख दिया। यानी कि सेल चार्जेस को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल तक पहुंचाने का काम करता है और बाहर की तरफ चार्ज खुद ब खुद ही मूव कर जाता है। इज दैट ओके? अब अगला पॉइंट है, व्हाट आर द फैक्टर्स जिनके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस या ईएमएफ की वैल्यू डिपेंड करती है। जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो तो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट यानी कि केमिकल जो हम यूज़ कर रहे हैं, ईएमएफ विल डिपेंड अपॉन दिस टू फैक्टर्स। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इनफैक्ट आप चाहो तो थोड़ा टेम्परेचर भी ऐड कर सकते हो नेक्स्ट इज, बट वो नेग्लिजिबल है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ये डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा ये डिपेंड करेगी करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। इसके अलावा ये डिपेंड करेगी पोलराइजेशन पे। पोलराइजेशन बेसिकली क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के आसपास कम्युलेट होना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और कई बार ब्रश के साथ उस हाइड्रोजन गैस को थोड़ा सा इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल के ब्रश आउट करना पड़ता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस को थोड़ा हटाना पड़ता है। ये कुछ और तरीके भी होते हैं जिससे हम लगातार हाइड्रोजन गैस को हटा सकते हैं। बट इफ देयर इज पोलराइजेशन तो दैट विल आल्सो इन्फ्लुएंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। Distance between electrodes and length of electrodes dipped in electrolyte, length of electrodes in electrolyte कितने अंदर ज़्यादा तक डूबे हुए हैं, ठीक है। These are the factors that will influence internal resistance of a cell. इसके बाद now we have relation between EMF, terminal potential difference, इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब में कुछ रिलेशंस एस्टेब्लिश करेंगे। बट बिफोर दैट हम देखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस को सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है। ये है हमारे पास सेल। हमें पता है कि एक्चुअल तो रेजिस्टेंस यहाँ पर होती है ना, एक्चुअल रेजिस्टेंस यहाँ पे होती है ये। बट जो हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टेंस को यहाँ पे लिखा जा सकता है, साइड में कहीं पे भी यहाँ पे लिखा हो सकता है, ठीक है। और डाटा जो लिखा होगा ऐसे लिखा होगा E, R। E मीन्स EMF, R, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम में गिवन होगा, डायग्राम में ऐसे गिवन होगा, एक्चुअल ऐसे है, और हमें अपने क्वेश्चंस में यूज़ करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को इस तरह से साइड में लगा के एक नॉर्मल ओम्स लॉ के क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक नॉर्मल ओम्स लॉ के क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए देखते हैं कि मैं इसको कैसे फर्दर यूज़ करता हूँ। ये है मेरे पास एक सेल जिसकी EMF E है। EMF क्या थी? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन सेल इज नॉट इन यूज, ठीक है। अब नॉट इन यूज का मतलब क्या है? सेल से कोई करंट हम विड्रॉ नहीं कर रहे। हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? EMF E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे यहाँ से कैलकुलेट करनी है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, that is called terminal potential difference V। V की वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो बेटा, V की वैल्यू लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, I इंटू R, ठीक है। यहाँ पर आप I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो,
आपके पास यहाँ पर ये V की वैल्यू आ गई। ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने का एक तरीका। दूसरा तरीका, टोटल EMF E थी, इस EMF में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप ये इंटरनल रेजिस्टेंस खा गई, ये इसके अक्रॉस आ गया। खा गई तो हमारी दूसरी भाषा है, टेक्निकली तो कहेंगे देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन ए बेटर वे बाय जस्ट शोइंग करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट I फ्लो करेगा तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा I इंटू R। इज दैट ओके? तो टोटल E और IR आ गया इसके अक्रॉस, तो जो हमारे पास बचा दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस में बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 3। आपको इसको याद रखना है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, फर्दर अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं I को एलिमिनेट करके स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करूँ। V इज इक्वल टू E माइनस IR। I की ये वैल्यू मैं इधर पुट करूँगा, ये बन जाएगा E अपॉन R प्लस R इंटू स्मॉल r। वट आई एम डूइंग, बेसिकली आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से बेटा E आ जाएगा हमारे पास कॉमन, हम यहाँ पर LCM ले पाएंगे। तो मेरा बेसिक टारगेट क्या है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस। उसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर जद्दोजहद चल रही है, यहाँ तक आपको स्टेप क्लियर होंगे। तो फर्दर हम लोग यहाँ पर रेसिप्रोकल लिखेंगे, E बाई वी इज इक्वल टू R प्लस R बाय कैपिटल R। हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं 1 प्लस R बाय R। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला बन जाएगा, और ये इस टॉपिक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, आपको ये रिजल्ट और ये रिजल्ट और ये रिजल्ट भी मैं कह लूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा पॉइंट, इन जनरल जब हम सेल को यूज़ करते हैं तो EMF ज़्यादा होती है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होती है। ठीक है, हमने अभी अभी लिखा V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ये है हमारे पास EMF। तो क्लियर है V इज लेस देन E। ये कब है, व्हेन सेल इज इन यूज, सेल इज इन यूज। बट हमारे पास सेकेंडरी सेल्स होते हैं। सेकेंडरी सेल्स कौन से होते हैं, वो सेल्स हम जिनको चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर के साथ बैटरी लगी रहती है, उस बैटरी को हम बार बार चार्ज करते हैं। हमारे मोबाइल की बैटरी है, हम उसको बार बार चार्ज करते हैं। कैमरा की बैटरी है, उसको बार बार चार्ज करते हैं। तो वो सेकेंडरी सेल्स हैं। तो उस सेल्स को जब हम लोग, उन सेल्स को जब हम लोग चार्ज करते हैं तब ये रिएक्शन उल्टा होता है, सॉरी इक्वेशन उल्टी होती है। तब आपके पास इक्वेशन बनती है V इज इक्वल टू E प्लस IR, यानी कि V की वैल्यू E से ज़्यादा होती है। कब, व्हेन सेल इज चार्ज्ड, व्हेन सेल इज चार्ज्ड, तब ये उल्टा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सेल में करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करता है। हमें कैसे पता चलेगा सेल में करंट किस डायरेक्शन में, सीधा है या उल्टा है? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मान लीजिए मेरे पास ये एक सेल है, उस सेल को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आएगा और नेगेटिव टर्मिनल में करंट अंदर जाएगा। बट जब सेल यूज़ हो रहा हो, चार्ज हो रहा होगा, तब उल्टा होगा, पॉजिटिव में करंट एंटर करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर आएगा। ये चार्जिंग वाला केस है। आपको सर्किट डायग्राम में देखना पड़ेगा कि कब चार्जिंग हो रही है और कब डिस्चार्जिंग या कब सेल यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर सेल चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा होगी, क्योंकि उस केस में करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अदरवाइज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF। आज के टॉपिक के लिए एक लास्ट पॉइंट, लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन V यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट I। ग्राफ बिटवीन V एंड I। Y एक्सिस में मेरे पास है V और X एक्सिस में मेरे पास है करंट। हमने फार्मूला पढ़ा E
minus IR is equal to V. Okay, I can compare this with my standard equation of straight line y is equal to mx plus c. अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा तो जो स्लोप है वो इंटरसेप्ट जो है वो e आएगा, जो स्लोप है वो माइनस r आएगी। देखो ये x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो स्लोप मेरे पास आएगी माइनस r, स्लोप आएगी नेगेटिव और जो इंटरसेप्ट है वो आएगा पॉजिटिव एंड ग्राफ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पॉइंट ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वो वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल जब हम सेल को यूज नहीं करें। मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस two terminals of the cell is called EMF. That's all for this lecture.